ये जो सीरीज आप देखने जा रहे हैं, इसे हमने ऑडियो विजुअल मेमोरी टेक्निक से तैयार किया है। इसका सबसे बेस्ट यूज कैसे करना है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, या सबसे जरूरी रात को सोने से ठीक पहले। बस हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो और सुन सुनकर सो जाओ। तो चलिए अपने हेडफोन लगा लीजिए, इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर छात्र अपनी बाइबल मानता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लूसेंट की सामान्य ज्ञान किताब की। और आज का हमारा विषय है लूसेंट भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल एक ऐसा विषय है जो न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अस्तित्व और इस दुनिया को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने भूगोल विशेषज्ञ, जो हमें लूसेंट के भूगोल के हर उस पहलू से रूबरू कराएंगे जो एक छात्र के लिए जानना अनिवार्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लूसेंट की भूगोल की किताब वाकई में गागर में सागर की तरह है। इसमें तथ्यों का इतना विशाल भंडार है कि अगर कोई इसे सही तरीके से समझ ले तो वो न केवल एसएससी या रेलवे बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। आज हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ मिनटों में हम पूरी लूसेंट ज्योग्राफी का एक सार पेश करें, जिसे हम वन शॉट चर्चा कह सकते हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। लूसेंट की भूगोल की शुरुआत होती है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से। अक्सर छात्र इसे थोड़ा बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से कई महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मांड की शुरुआत ही बिग बैंग थ्योरी से होती है। लूसेंट में इसे बहुत संक्षेप में लेकिन सटीक तरीके से समझाया गया है। ब्रह्मांड में खरबों मंदाकिनियां यानी गैलेक्सियां हैं और हमारी अपनी गैलेक्सी मंदाकिनी है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। इसमें जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। लूसेंट में ग्रहों के क्रम, उनके उपग्रहों की संख्या और उनकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से दिया गया है, जैसे कि बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के चारों ओर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। सर, एक सवाल जो अक्सर छात्रों को उलझाता है वो है पृथ्वी की गतियां। लूसेंट में घूर्णन और परिक्रमण के बारे में काफी कुछ दिया गया है। क्या आप इसे थोड़ा सरल बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पृथ्वी 2 तरह से घूमती है। एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन यानी मौसम बदलते हैं। लूसेंट में 2 तारीखों का जिक्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना रटने से ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर। लूसेंट में सियाल, सीमा और निफे जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? ये पृथ्वी की परतों के रासायनिक नाम है। पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 परतों में बांटा गया है: भूपर्पटी यानी क्रस्ट, आवरण यानी मैंटल और केंद्रीय भाग यानी कोर। क्रस्ट की ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल यानी SiAl कहा जाता है। उसके नीचे की परत में सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, इसलिए उसे सीमा कहते हैं। और सबसे अंदरूनी भाग यानी कोर में निकिल और लोहा यानी फेरस पाया जाता है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। इसके अलावा लूसेंट में विभिन्न असंबद्धताओं यानी डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बताया गया है, जैसे मोहो असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये पृथ्वी की परतों के बीच की विभाजन रेखाएं हैं। सर, लूसेंट में स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के अंतर्गत चट्टानों के बारे में भी काफी विस्तार से दिया गया है। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? चट्टानें भूगोल का आधार हैं। आग्नेय चट्टानें वे हैं जो ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जब ये चट्टानें हवा और पानी के प्रभाव से टूटती हैं और परतों के रूप में जमा होती हैं तो अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टानें बनती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और कोयला या पेट्रोलियम इन्हीं में मिलता है। और जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है तो उन्हें कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें कहते हैं, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और ग्रेफाइट हीरे में। लूसेंट की तालिका में इनका रूपांतरण दिया गया है, जिसे छात्रों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आपने ज्वालामुखी का जिक्र किया,
तो क्या हम विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों और भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बात कर सकते हैं? लूसेंट में रिंग ऑफ फायर का जिक्र है। बिल्कुल। प्रशांत महासागर के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं उसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लूसेंट में कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं, जैसे इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा सक्रिय रहता है। वहीं तंजानिया का किलिमंजारो एक शांत या मृत ज्वालामुखी है। भूकंप की बात करें तो उसकी तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग होता है और सिस्मोग्राफ वो यंत्र है जो भूकंपीय लहरों को रिकॉर्ड करता है। अब वायुमंडल की ओर चलते हैं। वायुमंडल की परतों से हर साल किसी न किसी परीक्षा में सवाल आता ही है। शोभ मंडल से लेकर बहिर्मंडल तक का जो सफर है उसे आप कैसे समझाएंगे? वायुमंडल की 5 परतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। मौसम की सारी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, बिजली कड़कना इसी परत में होती हैं। इसके ऊपर है समताप मंडल यानी स्ट्रैटोस्फियर, जहां तापमान समान रहता है और हवाई जहाज उड़ने के लिए ये सबसे आदर्श है। इसी में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर आता है मध्य मंडल, जहां तापमान फिर से गिरने लगता है। उसके बाद आयन मंडल है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजता है, जिससे हमारा संचार तंत्र काम करता है। और अंत में है बहिर्मंडल जो अंतरिक्ष में मिल जाता है। लूसेंट में गैसों का मिश्रण भी दिया गया है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। यह अनुपात याद रखना बहुत जरूरी है। जल मंडल की बात करें तो महासागरीय धाराएं अक्सर छात्रों को डराती हैं। गर्म धारा और ठंडी धारा को याद करने का कोई सरल तरीका? महासागरीय धाराएं समझना बहुत रोमांचक है। सरल नियम यह है कि जो धाराएं भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाती हैं वे गर्म होती हैं और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं वे ठंडी होती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है, जबकि लैब्राडोर एक ठंडी धारा है। लूसेंट में प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर की धाराओं की अलग अलग सूची दी गई है। छात्रों को बस नक्शे पर एक बार इन्हें देख लेना चाहिए, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा लूसेंट में समुद्री लवणता और ज्वार भाटा के बारे में भी अच्छी जानकारी दी गई है। अब आते हैं विश्व के भूगोल के एक बहुत ही रोचक खंड पर, महाद्वीप। लूसेंट में 7 महाद्वीपों की अपनी विशेषताएं दी गई हैं। एशिया से शुरुआत करते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा बिंदु मृत सागर है। तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहते हैं, यहीं स्थित है। फिर अफ्रीका आता है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता था। सहारा मरुस्थल और नील नदी इसकी प्रमुख पहचान है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और महान झीलें ग्रेट लेक्स महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, जो पानी के घनत्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और एंडीज पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वहाँ स्थित है। यूरोप अपनी औद्योगिक प्रगति और कटी छटी तटरेखा के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े हिस्से में वर्षा कम होती है। और अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, जो पूरी तरह बर्फ से ढका है। सर, लूसेंट में विश्व की प्रमुख नदियों, झीलों और जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स की भी लंबी लिस्ट है। क्या ये सब याद करना संभव है? देखिए, सब कुछ एक साथ याद नहीं होता, लेकिन कुछ नाम सदाबहार हैं, जैसे स्वेज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, पनामा नहर जो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। नदियों में नील, मिसिसिपी में सॉरी, यांगत्सी और वोल्गा के बारे में बार बार पूछा जाता है। झीलों में कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी झील है और बैकाल झील जो सबसे गहरी है। ल्यूसेंट की इन सूचियों को अगर आप रोज 5-10 मिनट भी देखेंगे तो परीक्षा तक ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जिसके बिना कोई भी भारतीय परीक्षा अधूरी है, भारत का भूगोल। लूसेंट ने भारत के भूगोल को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कवर किया है। इसकी शुरुआत होती है भारत की स्थिति और विस्तार से। भारत का भूगोल लूसेंट का सबसे मजबूत हिस्सा है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन आबादी के मामले में हम शीर्ष पर हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है।
भारत के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हिमालय का वर्गीकरण लूसेंट में काफी विस्तार से है। जी हाँ, हिमालय को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व दोनों तरह से बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय, हिमाचल और शिवालिक श्रेणियां हैं। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय का हिस्सा है। वहीं पश्चिम से पूर्व की बात करें तो नदियों के आधार पर इसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बांटा गया है। ल्यूसेंट में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी बहुत कुछ है, जैसे अरावली की पहाड़ियां जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नदियों के बारे में लूसेंट में जो डेटा दिया गया है वो बहुत विस्तृत है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अलावा दक्षिण भारत की नदियां भी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गंडक, कोसी आदि के बारे में लूसेंट में स्पष्ट जानकारी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल में दिहांग। दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। सर, भारत की जलवायु और मिट्टी के बारे में लूसेंट क्या कहता है? मॉनसून का कॉन्सेप्ट कई बार छात्रों को समझ नहीं आता। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लूसेंट में ये भी बताया गया है कि सर्दियों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। मिट्टी की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जो उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी की विशेषताएं भी लूसेंट में बहुत अच्छे से दी गई हैं। कृषि और खनिजों का हिस्सा भी काफी डेटा ओरिएंटेड है। फसलें, उनके उत्पादक राज्य और खनिजों के भंडार, इन्हें कैसे याद रखें? कृषि में रबी, खरीफ और जायद फसलों का अंतर समझना जरूरी है। जैसे गेहूं रबी की फसल है और धान खरीफ की। लूसेंट में एक तालिका है जिसमें प्रमुख फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के नाम हैं। ये डेटा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए छात्रों को लेटेस्ट आंकड़ों से इसे अपडेट कर लेना चाहिए। खनिजों की बात करें तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिजों का भंडार है। कोयला उत्पादन में झारखंड और ओडिशा, लोहे में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के नाम प्रमुखता से आते हैं। लूसेंट में दिए गए प्रमुख खानों के नाम जैसे खेतड़ी तांबा और जादूगोड़ा यूरेनियम बहुत बार पूछे गए हैं। सर, लूसेंट में परिवहन और जनगणना का भी एक विशेष भाग है। जनगणना 2011 के आंकड़े अभी भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, जब तक नई जनगणना के आधिकारिक आंकड़े नहीं आ जाते, 2011 की जनगणना ही आधार रहेगी। लूसेंट में साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक कम जनसंख्या वाले राज्यों की सूची दी गई है। जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा। परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नंबरों को लेकर छात्र अक्सर भ्रमित रहते हैं, लेकिन लूसेंट के नए संस्करणों में इसे अपडेट किया गया है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। साथ ही भारतीय रेल के विभिन्न जोन और उनके मुख्यालयों को भी याद रखना जरूरी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। लूसेंट में बहुत सारे तथ्य यानी फैक्ट्स हैं। एक छात्र जब पूरी भूगोल पढ़ता है तो उसे सब कुछ याद रखने में दिक्कत होती है। आपके अनुसार लूसेंट पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, लूसेंट को कभी भी कहानी की तरह एक बार में खत्म करने की कोशिश ना करें। इसे टुकड़ों में बांटें। जैसे आज आपने सिर्फ ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना पढ़ी, साथ में एक एटलस यानी मैप की किताब जरूर रखें। जब आप पढ़ते हैं कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, तो उसे मैप पर देखें। विजुअल मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। दूसरा तरीका है कीवर्ड्स बनाना। लूसेंट की भाषा बहुत संक्षिप्त है, आप उसके साइड में ही अपने नोट्स बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है रिविजन। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसे 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से देख लें। लूसेंट कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर आप मास्टर बन जाएं। इसे बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत ही सटीक सलाह दी आपने। लूसेंट भूगोल के अंत में कुछ विविध मिसलेनियस जानकारियां भी दी गई हैं, जैसे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जनजातियां और देशों के पुराने नाम। क्या इन्हें भी पढ़ना चाहिए?
बिल्कुल, कई बार कठिन सवाल यहीं से आते हैं, जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ है या बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। लूसेंट का विविध वाला हिस्सा किसी भी विषय के लिए बहुत कीमती होता है। ये अक्सर परीक्षाओं में मार्क्स बूस्टर का काम करता है। इसमें जो सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे छोटा वाला भाग है, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सर, भूगोल में पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का महत्व भी बढ़ रहा है। लूसेंट ने इसे भी संक्षेप में छुआ है। हाँ, लूसेंट के भूगोल के आखिरी हिस्सों में राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्यों की सूची दी गई है। जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, से लेकर काजीरंगा तक, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये सब लूसेंट में उपलब्ध है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलनों जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। आज के दौर में जहाँ पर्यावरण से जुड़े सवाल बढ़ रहे हैं, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी छात्र ने लूसेंट भूगोल को अच्छे से तैयार कर लिया, तो वो भूगोल के 70-80% सवालों को हल करने की स्थिति में होगा? निश्चित रूप से। अगर हम यूपीएससी को छोड़ दें, जहां कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स का ज़्यादा बोलबाला है, तो बाकी लगभग सभी वनडे एग्जाम्स के लिए लूसेंट भूगोल पर्याप्त है। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में भी लूसेंट से सीधे सवाल आते हैं। बस शर्त यही है कि आप इसे सिर्फ रटे नहीं, बल्कि थोड़ा समझकर और मैप के साथ जोड़कर पढ़ें। सर, चलते चलते हमारे उन छात्रों के लिए कोई विशेष संदेश जो अभी भूगोल की तैयारी शुरू ही कर रहे हैं? मेरा संदेश यही होगा कि भूगोल से डरे नहीं। ये बहुत ही लॉजिकल विषय है। इसे रटने की बजाय महसूस करें। जब आप बारिश को देखें तो सोचें कि ये मॉनसून की किस शाखा से हो रही है। जब आप पहाड़ों को देखें तो याद करें कि ये किस प्रकार की चट्टानें हैं। और लूसेंट को अपना दोस्त बनाएं। ये किताब आपको कभी निराश नहीं करेगी। बस निरंतरता और बार बार रिविजन ही सफलता की कुंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोमांचक रहा है। जब हम भारत के भूगोल को देखते हैं तो हम सिर्फ पहाड़ या नदियां नहीं देखते, बल्कि हम एक जीती जागती सभ्यता को देखते हैं जो हजारों सालों से इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पम्पी है। डॉक्टर आकाश, शुरुआत करते हैं भारत के उस मुकुट से जिसे हम हिमालय कहते हैं। हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसके बारे में कुछ गहराई से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। हिमालय भारत के उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा है। जियोलॉजिकली अगर देखें तो ये एक फोल्ड माउंटेन है जो तब बना जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थीं। इसकी 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज वो हैं जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमालय सिर्फ ठंडी हवाओं को रोकने का काम नहीं करता, बल्कि ये मानसून की हवाओं को रोककर पूरे उत्तर भारत में वर्षा कराता है। अगर हिमालय ना होता तो शायद आज उत्तर भारत एक ठंडा रेगिस्तान होता। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हिमालय से ही हमारी सबसे पवित्र और बड़ी नदियां निकलती हैं। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। इन नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? नदियां भारत की धमनियां हैं। गंगा की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो मैदान है, जिसे इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, वो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत से त्सांगपो के नाम से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसका प्रवाह इतना विशाल है कि इसे नाद कहा जाता है, नदी नहीं। इन नदियों ने ही वाराणसी, प्रयागराज और पटना जैसे बड़े शहरों को जन्म दिया है। बिना इनके हमारी कृषि और बिजली उत्पादन सब ठप हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर आकाश, सिर्फ उत्तर की नदियां ही नहीं, दक्षिण भारत की नदियां भी अपना अलग महत्व रखती हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकलती? बिल्कुल, ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ये नदियां पुरानी हैं और मौसम पर निर्भर करती हैं। गोदावरी को तो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इन नदियों की खासियत ये है कि ये पठारी इलाकों से बहती हैं, इसलिए इनमें उत्तर की नदियों की तरह साल भर बर्फ पिघलने का पानी नहीं होता। ये पूरी तरह मॉनसून पर आधारित हैं, लेकिन इनका एक अलग ही भौगोलिक सौंदर्य है। ये नदियां अपने रास्ते में बड़े बड़े वाटरफॉल्स बनाती हैं, जैसे शिवना समुद्र फॉल। इनका डेल्टा भी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अब आते हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर एग्जाम्स में और सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका महत्व क्या है और ये किन स्टेट से होकर गुजरती है? कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत जो थोड़ा ठंडा रहता है और दक्षिण भारत जो ट्रॉपिकल जोन में आता है। भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रेखा हमारी जलवायु यानी क्लाइमेट को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सूरज की किरणों का सीधापन इस रेखा तक ही होता है। इसके उत्तर में सूरज कभी सर के ऊपर नहीं आता। 8 राज्य। डॉक्टर आकाश, क्या हम इन राज्यों के भौगोलिक व्यक्तित्व पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं? जैसे गुजरात से शुरू करें तो वहाँ का रन और समुद्र तट कैसे अलग है? गुजरात से शुरुआत करना बेहतरीन होगा। गुजरात का रन ऑफ कच्छ एक अनोखा रेगिस्तान है जो नमक का बना है। वहीं गुजरात की कोस्ट लाइन भारत में सबसे लंबी है। जब कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है तो ये अहमदाबाद के पास से होती हुई निकलती है। इसके बाद ये राजस्थान के एक बहुत छोटे हिस्से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। राजस्थान का भूगोल तो रेगिस्तान और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बनता बिगड़ता है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है। एमपी को तो हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहाँ कर्क रेखा का क्या प्रभाव है? मध्य प्रदेश में कर्क रेखा लगभग 14 जिलों से गुजरती है। एमपी का भूगोल वनों और पठारों से भरा है। विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियां यही हैं। नर्मदा नदी जो उल्टे दिशा में बहती है यानी पूर्व से पश्चिम, वो इसी राज्य की शान है। एमपी के बाद ये रेखा छत्तीसगढ़ और झारखंड में जाती है। झारखंड की राजधानी रांची तो बिल्कुल इस रेखा के ऊपर ही स्थित है। ये दोनों राज्य खनिज यानी मिनरल्स के मामले में भारत के सबसे अमीर राज्य हैं। छोटा नागपुर पठार यहाँ की भौगोलिक पहचान है। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में जाती है। पूर्वोत्तर का भूगोल तो अपने आप में ही एक जादू है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में ये हुगली नदी के पास से गुजरती है। वेस्ट बंगाल का भूगोल दरअसल गंगा के डेल्टा से बनता है जिसे सुंदरबंस कहते हैं। फिर आते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोनों राज्य 7 सिस्टर्स का हिस्सा हैं। यहाँ का भूगोल पहाड़ी है और यहाँ की वर्षा बहुत अधिक होती है। मिजोरम की लुशाई हिल्स और त्रिपुरा की हरियाली देखने लायक है। कर्क रेखा का इन राज्यों से गुजरना ये दिखाता है कि हमारा देश कितना विविध है। एक तरफ गुजरात का सूखा नमक का रेगिस्तान और दूसरी तरफ मिजोरम की घनी हरियाली और बारिश। डॉक्टर आकाश, आपने अरावली का जिक्र किया। भारत में सिर्फ हिमालय और अरावली ही नहीं है, बल्कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी हैं। इनका हमारी बायोडाइवर्सिटी और मॉनसून पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। वेस्टर्न घाट्स यानी सह्याद्री जो गुजरात से शुरू होकर केरल तक जाती हैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक दीवार की तरह है जो अरेबियन सी से आने वाली मॉनसून हवाओं को रोककर पश्चिमी तट पर भारी बारिश कराती हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी अमीर है कि यहाँ ऐसी कई प्रजातियाँ हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं जो टूटे फूटे हैं और ऊंचाई में कम है। इन दोनों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। इन पहाड़ियों ने ही हमारे दक्षिण भारत के मौसम को इतना सुहावना बनाया है। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हर स्टेट की अपनी एक भौगोलिक कहानी है। जैसे महाराष्ट्र का डेक्कन प्लाटो या केरला के बैकवाटर्स। इनके बारे में कुछ बताएं? महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लाटो है वो बसाल्ट रॉक से बना है जो पुराने जमाने में ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के फटने से बने लावा से बना था। इसलिए यहाँ की मिट्टी काली है यानी ब्लैक सॉइल, जो कपास यानी कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है। केरला की बात करें तो वहाँ के बैक वाटर्स यानी कायाल्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ये समुद्र का पानी है जो ज़मीन के अंदर तक आ गया है। केरला का भूगोल उसे गॉड्स ओन कंट्री बनाता है क्योंकि वहाँ पहाड़, जंगल और समुद्र तीनों का संगम है। डॉक्टर आकाश, हमने उत्तर और दक्षिण की बात की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भूगोल अक्सर चर्चाओं में पीछे रह जाता है। मेघालय, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, और अरुणाचल, जहां सूरज सबसे पहले उगता है, उनके बारे में बताइए। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अनमोल रत्न है। मेघालय का अर्थ ही है बादलों का घर। मौसिनराम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वहाँ की खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ फनल शेप में हैं जो बादलों को फंसा लेती हैं। अरुणाचल प्रदेश का भूगोल बहुत ही दुर्गम और सुंदर है। वहाँ से ही ब्रह्मपुत्रा दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। सिक्किम को देखिए जो एक अंगूठे के आकार में है और जहाँ कंचनजुंगा खड़ा है। इन राज्यों का भूगोल ही इनकी संस्कृति को इतना अलग और मजबूत बनाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे द्वीप यानी आइलैंड्स, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इनका भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और ये दरअसल समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड भी है। दूसरी तरफ लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में है। ये कोरल आइलैंड्स हैं यानी ये मूंगों से बने हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आइलैंड्स भारत को इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी ताकत देते हैं। ये हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आकाश, आपने इतनी सारी जानकारी दी।
अगर हम स्टेट्स और उनकी बॉर्डर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका क्या कारण है और इसका क्या असर होता है? जी, उत्तर प्रदेश लगभग 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका भौगोलिक स्थान बिल्कुल सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में है। ये गंगा यमुना का मैदान है। इतनी बड़ी बॉर्डर होने की वजह से यूपी का प्रभाव आसपास के राज्यों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ता है। इसी तरह असम है, जो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें गेटवे स्टेट्स कह सकते हैं। भारत के रेगिस्तान यानी थार डेजर्ट के बारे में भी बताएं। लोग सोचते हैं कि वहाँ सिर्फ रेत है, लेकिन उसका भी अपना एक इकोसिस्टम है। थार डेजर्ट सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं, ये दुनिया का सबसे घना आबादी वाला रेगिस्तान है। इसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक फैला है। यहाँ की लूनी नदी एक इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है, यानी ये समुद्र तक नहीं पहुँचती बल्कि रेगिस्तान में ही खो जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल ने इस रेगिस्तान का चेहरा बदल दिया है। अब वहाँ खेती भी होने लगी है। डॉक्टर आकाश, आज के इस पॉडकास्ट में हमने भारत के पर्वत, नदियाँ, कर्क रेखा और राज्यों के बारे में इतनी गहरी बात की। जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कोई ऐसी बात जो उन्हें भारत के भूगोल को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं है, ये हमारी पहचान है। जब आप किसी नदी को देखते हैं तो सोचिए कि वो हज़ारों सालों से बह रही है और उसने कितने इतिहास को बनते देखा है। जब आप हिमालय को देखते हैं तो समझिए कि वो हमारे देश का रक्षक है। भारत की हर स्टेट, हर पहाड़ और हर रेखा की अपनी एक कहानी है। हमें अपने देश को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक गहराई से समझना चाहिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। डॉक्टर आकाश शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी ज्ञानवर्धक बातें साझा की। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र भारत के भूगोल के नाम। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। डॉक्टर आकाश, अभी हमारे पास थोड़ा वक्त और है, तो क्यों ना हम उन स्टेट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि मध्य प्रदेश और झारखंड। इनका जो प्लेटोज वाला एरिया है वो मिनरल्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटो है उसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जर्मनी में रूर क्षेत्र मिनरल्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ये बेल्ट लोहा, कोयला और माइका के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमशेदपुर जैसा शहर जो इसी प्लेटो पर बसा है, भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है, जो यहाँ के तापमान को थोड़ा गर्म रखती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और पत्थर हमारी तरक्की की बुनियाद है। और मध्य प्रदेश, वहाँ तो डायमंड माइंस भी हैं। हाँ, पन्ना में डायमंड माइंस है, लेकिन एमपी का भूगोल इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। एमपी में मालवा प्लेटो है जो लावा के ठंडा होने से बना है। इस वजह से वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। उज्जैन, जो कि एक बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल पास है। प्राचीन काल में उज्जैन को भौगोलिक गणनाओं यानी ज्योग्राफिकल कैलकुलेशंस का केंद्र माना जाता था। हमारी प्राचीन वेधशालाएं यहीं स्थित थीं, क्योंकि यहाँ से सूरज की स्थिति को समझना आसान था। डॉक्टर आकाश, हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, लेकिन वहाँ की 7 सिस्टर्स के साथ एक ब्रदर भी है, सिक्किम। सिक्किम का भूगोल बाकी स्टेट से कैसे अलग है? सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से विदेशी सीमाओं से घिरा है, नेपाल, भूटान और चीन। ये पूरी तरह से हिमालय की गोद में है। कंचनजुंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है। सिक्किम का भूगोल इतना कठिन है कि वहाँ खेती के लिए टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके भूगोल ने ही इसे स्वच्छ और हरा भरा रखा है। बहुत खूब। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ लौटते हैं, गुजरात और राजस्थान। गुजरात के गिर नेशनल पार्क और राजस्थान के अरावली के बारे में कुछ और बताएं। गिर नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एशियाटिक लायंस मिलते हैं। इसका भूगोल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो इन शेरों के लिए अनुकूल है। वहीं राजस्थान की अरावली श्रृंखला का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली है। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। अरावली की वजह से ही राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा रेगिस्तान है, क्योंकि ये मानसून हवाओं के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बल्कि उनके पैरेलल खड़ी है। अगर अरावली की दिशा थोड़ी अलग होती तो शायद राजस्थान रेगिस्तान नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा व्हाट इफ है ज्योग्राफी का। डॉक्टर आकाश, हमने नदियों की बात की थी, लेकिन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये भारत के भूगोल को बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ी योजना है।
भारत में एक तरफ बिहार और असम जैसे राज्य हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और दूसरी तरफ राजस्थान और तमिलनाडु हैं जहां सूखा पड़ता है। अगर हम सरप्लस पानी वाली नदियों को उन नदियों से जोड़ दें जहां पानी कम है तो ये क्रांति ला सकता है, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इससे खेती और पीने के पानी की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन इसके कुछ पर्यावरण संबंधी जोखिम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। सही कहा आपने। डॉक्टर आकाश, भारत के तटवर्ती इलाकों की बात करें तो हमारे पास 2 लंबे तट हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। इन दोनों में क्या अंतर है? वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा संकरा है और वहाँ पहाड़ समुद्र के बहुत करीब हैं, इसीलिए वहाँ नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे मुंबई और कांडला। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा चौड़ा है क्योंकि वहाँ नदियाँ गंगा, गोदावरी, कृष्णा अपना विशाल डेल्टा बनाती हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर लगून झीलों की भरमार है, जैसे ओडिशा की चिलिका लेक, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इन दोनों तटों का अपना अपना महत्व है। एक व्यापार के लिए मशहूर है तो दूसरा खेती और मछली पालन के लिए। डॉक्टर आकाश, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये क्या है और ये कहाँ से गुजरती है? भारत का स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड को चुना गया है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के पास से गुजरती है। क्योंकि हमारा देश पूर्व से पश्चिम तक इतना बड़ा है कि अरुणाचल और गुजरात के सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस अंतर को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत थी, जो इस मेरिडियन से तय होता है। ये मेरिडियन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 2 घंटे का अंतर, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब जब अरुणाचल में लोग काम शुरू कर देते हैं तब गुजरात में शायद सूरज निकल रहा होता है। बिल्कुल, इसीलिए कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग टाइम जोन की मांग करते हैं ताकि वो दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ये भारत की भौगोलिक विशालता का एक प्रमाण है। डॉक्टर आकाश, अंत में हम क्लाइमेट चेंज पर बात न करें तो ये पॉडकास्ट अधूरा रहेगा। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हमारे भूगोल पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने से शुरुआत में नदियों में पानी बढ़ेगा और बाढ़ आएगी, लेकिन बाद में ये नदियाँ सूखने लगेंगी। वहीं हमारे कोस्टल स्टेट्स जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पर समुद्र का खतरा बढ़ जाएगा। सुंदरबंस का तो बहुत सा हिस्सा पानी में डूब भी रहा है। हमें अपने भूगोल को बचाने के लिए पर्यावरण के प्रति सजग होना ही होगा। पहाड़, नदियाँ और ये समुद्र हमारी विरासत है, इन्हें संजोना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर आकाश, आज आपने हमें भारत के नक्शे के अंदर छुपी हुई उन गहराइयों से रूबरू कराया जो हम अक्सर किताबों में पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार चर्चा के लिए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स अब जब भी भारत का नक्शा देखेंगे तो उन्हें ये सभी पर्वत, नदियाँ और रेखाएं एक नई कहानी सुनाएंगी। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने देश की मिट्टी को समझते रहें। जय हिंद। डॉक्टर आकाश, जाने से पहले एक छोटी सी बात, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है, यानी जिन्हें ना तो कोई समुद्र छूता है और ना ही कोई विदेशी सीमा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसे 5 राज्य हैं: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इन राज्यों का भूगोल पूरी तरह से देश के अंदरूनी हिस्सों से जुड़ा है। इनका महत्व ये है कि ये हमारे देश का कोर हैं। इन्हें हार्टलैंड कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जमीन और खनिजों पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकाश, आपका ज्ञान वाकई अतुलनीय है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।